नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज ये जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम देखेंगे एसआई का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था यानी 2012 में, उसका एनालिसिस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं और आगे अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। लेकिन आज मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिनको लगभग 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, खासकर सीजीपीएससी व्यापम वालों को, और बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं उन्होंने, और उनका नाम मतलब एक अलग तरीके से चलता है। तो आइए मैं मिलवाता हूं श्रीमान दुष्यंत जी से, जो आपको इसका एनालिसिस बताएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं दुष्यंत सिंह ठाकुर एनालाइजर के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष लक्ष्य लेके आए हैं। लक्ष्य है अब वर्दी हमारी, वर्दी आपका होगा, लेकिन हम जो दिशा दिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहला शुरुआत होगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, सब जितने टॉपर हैं बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का देखो, तो आज हम प्रीवियस ईयर का आप देखेंगे। ये आपका पूरा सेम पेपर, सामान्य ज्ञान सीजीएसआई का सिलसिलेवार तरीके से हर चीज कंप्लीट कराया जाएगा। हाँ, लेकिन ये पेपर है 2012 का, याद रखेंगे। 2012 अब चल रहा है 2021। आपको अच्छे से पता है कि लेवल में कितना ज्यादा बदलाव आया है, तो मैं पूरा चीज आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं टिक करके आगे बढ़ गया, एक क्वेश्चन करूंगा, उन सब ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन थे, वो उस जमाने के थे, आज से हमारा कोई नाता नहीं है, लेकिन हम उसको आज के परिदृश्य से मिला के देखेंगे। अगर ऐसा की बात करूं तो फॉर्म डालना शुरू हो चुका है, आप फॉर्म डालिए, और बहुत बड़ा मौका है। वर्दी माने आप समझ रहे हैं ना, उसका फील ही अलग होता है, तो आप डालिए। पहला प्रक्रिया है शारीरिक मापजोख, फिर आपको प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, उसके बाद आपका होगा फिजिकल। ये प्रारूप है, तो उस प्रारूप में सबसे पहले आपको ये पेपर निकालना पड़ेगा, प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपके सामने होंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें दिया है सामान्य ज्ञान। तो दिया सामान्य ज्ञान है, हाँ, लेकिन लास्ट 2012 में भी सामान्य ज्ञान दिया था, और क्वेश्चन 10 से 12 के बीच पूछा था मैथ्स रीजनिंग। तो आपका देखना बहुत सारे मैथ्स रीजनिंग से सामना होगा। तो ये आपका पेपर रहा सामान्य ज्ञान। ये आपका पेज दिखाऊं मैं, देखिए शुरू करते हैं। ये सामान्य ज्ञान सीजीएसआई। तो खुशी की बात और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कि हम जितने भी सीजीएसआई के लिए रिक्वायरमेंट चीज है, प्री और मेंस की तैयारी हमारे ऐप पे आप कर सकते हैं। आप जज करेंगे कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे को 8 से 10 साल का पर्याप्त अनुभव है। उसके बाद फिर आप आएंगे ऐप में, बहुत अच्छी टीम है हमारी, और आपको बहुत ही शानदार तरीके से सीजीएसआई की तैयारी कराई जाएगी। तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह बीच बीच में आता रहेगा। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, हमारा ऐप है, और देखिए ऐप 50,000 प्लस डाउनलोड वाला ऐप है। ये ऐप ऐसा नहीं कि कोई 100-200 वाला, 50,000 डाउनलोड प्लस बहुत ही विश्वसनीय ऐप। तो इतना विश्वसनीय है, आपको एक शानदार चीजें दे रहा है यूट्यूब पे बीच बीच में हमारे कुछ विशेष क्लासेस आते रहेंगे आपके एसआई के लिए। हम आपको हर तरीके से, चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे वो आपका हमारा ऐप हो, उस माध्यम से तैयारी कराएंगे। तो इस क्लास के बाद आपको हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको ऐप में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। ये पेपर है सीजीएसआई 2012 का प्री, 2012 का प्री 2012, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेवल 2012 का। आप देखो, अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई, उस जमाने के पेपर है वो, आज का देखना आप। तो आपको लेवल मैनेज करके चलना है। तो आज आपको समझ आएगा कि हाँ, साइंस से इतना क्वेश्चन आ रहा है, मैथ से क्वेश्चन आ रहा है। आप किसी के पीछे मत पड़े रहो, आप खुद यहां पे देखोगे कि हाँ, इसका वेटेज इतना है, इसको इस लेवल तक हमको पढ़ना है। तो चलिए, बिल्कुल सब चीज लिखा है, ये पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, क्वेश्चन पे आते हैं। और इस पेपर पे माइनस मार्किंग नहीं थी,
नो नेगेटिव मार्किंग। तो क्वेश्चन पे आते हैं, एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ओके, पहला क्वेश्चन, मैं देखो कुछ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है कई जगह हिंदी में, तो अपन बाइलिंगुअल कुछ चीजों को लेके चलेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में भी आप हिंदी के साथ अगर डाउट हो रहा है तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दल इन द सेंस जो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आप, ये सब क्या है? राजनीतिक दल है। तो इन राजनीतिक दल को आखिर मान्यता कौन देता है, कि इनको परमिशन कौन देता है कि आप चुनाव लड़िए और आप अपना चुनाव चिन्ह बांटिए? ये सब परमिशन कौन देता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उस जमाने में भी ना 2012 में भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय की चुनाव आयोग। तो हमको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये तो आंसर हो गया। अब हम देखेंगे आखिर ये चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग क्या है। ये निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का जिक्र है। तो आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुनाव आयोग का जिक्र संविधान में कौन से भाग में किया गया है? तो होगा भाग 15। मैं हर क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीजों को बताने वाला हूं। तो चुनाव आयोग के बारे में हमारे संविधान में भाग 15 में जिक्र है और आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग होना चाहिए। अब चुनाव आयोग तो हो गया गठित, एक संवैधानिक निकाय है। अब आखिरकार इसका काम क्या है? तो काम देखेंगे कि ये आपका जो मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची तैयार करता है और संसद, विधान, संसद इन द सेंस लोकसभा का चुनाव, संसद का चुनाव, विधानमंडल का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, ये सब चुनाव कंडक्ट कराता है आपका चुनाव आयोग। तो आपसे इतना क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे आपका चुनाव चिन्ह बांटने वाला हो या आपका आचार संहिता लगाता है चुनाव आयोग। जब चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि आचार संहिता लग जाता है। तो ये सब काम करता है आपका चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन। तो यहां तक मामला क्लियर है। हर क्वेश्चन के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या हो सकता है हम डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिलने वाली है। YouTube पे बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आपके समक्ष आएंगी। कोशिश रहेगी कि आपको अब लगातार कंटेंट उपलब्ध हो और हमारा मकसद है कि आपका सिलेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। यह संविधान का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन भी भारतीय संविधान से है। चलिए क्या क्वेश्चन है वो समझते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कार्यकाल है ना, ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि आप यहां पे कम से कम देखेंगे कि इंग्लिश में भी। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? ये थोड़ा सा जटिल हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब भारत में राष्ट्रपति अनुपस्थित है, आपका उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो उस केस में, क्योंकि भारत का जो ये पोस्ट है राष्ट्रपति वाला, वो कभी भी खाली नहीं हो सकता, वहां पे हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो तुरंत एक अगला व्यक्ति, अगला इन द सेंस, अगर मान लो राष्ट्रपति, देखिए क्रम है ना, यहां पे समझिए बात को, ये राष्ट्रपति, अगर मान लो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दिया या इनकी मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति के बाद जिम्मेदारी है उपराष्ट्रपति की। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, यानी एक क्वेश्चन से संविधान की बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैटर नहीं करता ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो अगर राष्ट्रपति नहीं रहा, कारण क्या हो सकता है कि वो त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति के पद के रिक्त की स्थिति में बागडोर संभालेगा उपराष्ट्रपति। ये तो मामला क्लियर है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा तो, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो हमारे संविधान में हर कंडीशन के लिए एक उचित व्यवस्था की गई है। ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो बहुत
शानदार तरीके से हमारा संविधान डिजाइन किया गया है। तो इसके लिए एक और प्रावधान है कि भैया राष्ट्रपति नहीं रहा तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति नहीं रहा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। तो भारत में ऐसा कभी हुआ है क्या? क्योंकि देखो प्रैक्टिकली आप सोचो, ये कभी हुआ है क्या कि भारत में ऐसा कंडीशन आया है कि राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन गया होगा राष्ट्रपति। अब इसके बाद आप और सोचो, अगर मान लो ये भी नहीं रहा तो हमारे संविधान में हर चीजों के लिए सिस्टमैटिक प्रावधान दिया गया है। अगर ये भी नहीं रहा ना तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो बागडोर संभालेंगे। यानी कितनी शानदार एक सिस्टम दिया गया है कि राष्ट्रपति नहीं रहा उपराष्ट्रपति संभालेगा, ये नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, अगर ये नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश बागडोर संभालेगा। अब भारत में एक कंडीशन आया था, भारत में कंडीशन हुआ था, टाइम था 1967 से 69। इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति के रूप में थे जाकिर हुसैन साहब। इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। तो अचानक से जाकिर हुसैन जी की मृत्यु होती है 69 में। तो बताया था कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कभी रिक्त नहीं हो सकता। तो जाके और इनकी मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, तो ऑब्वियस बात है राष्ट्रपति जाकिर हुसैन नहीं है तो वीवी गिरी क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति। अब वीवी गिरी तो बन गए, लेकिन जब सिस्टमैटिक रूप से राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा हुई तो वीवी गिरी भी बोले कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो जो चुनाव में लड़ेगा तो वो तो राष्ट्रपति के पद पे नहीं रह सकता। तो उपराष्ट्रपति जो वीवी गिरी थे, चूंकि वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए तो वो राष्ट्रपति के पद से हट गए। अब हमको चलाना है, राष्ट्रपति ऐसा पद है कि कभी किसी भी टाइम पे खाली नहीं रह सकता। अब यहाँ पे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे हिदायतुल्लाह जी, तो हिदायतुल्लाह जी भारत में उपराष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाए थे। इतनी बड़ी कहानी एक क्वेश्चन के पीछे है। तो इस लेवल से आपको कोई नहीं कराने वाला कि हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या क्या और बातें छुपी हैं हम करा रहे हैं। तो ये पूरा हो गया। तो इसका आपको पता होना चाहिए क्या आंसर आएगा। राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री नहीं होगा, गृह मंत्री नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं हम आगे। तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें शामिल है। ये आपका क्वेश्चन आया साइंस का, विज्ञान का क्वेश्चन आया, और विज्ञान में ये पोर्शन है आपका बायो का, ये पोर्शन है आपका बायो का। तो आपका जो आप यूज करते हैं स्मोकिंग और तंबाकू वगैरह बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि तंबाकू धूम्रपान, यानी जो धूम्रपान में तंबाकू यूज होता है, धूम्रपान में यानी कि सिगरेट वगैरह में जो तंबाकू रहता है वो हमारे स्वास्थ्य को, यानी क्या रीजन है कि कौन सा ऐसा यौगिक है, कौन सा ऐसा चीज है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो हम देखते हैं। अब आपको एक चीज मैं समझाता हूं कॉन्सेप्ट, कि जब आप लगातार सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने से आपके अंदर एक विशेष पदार्थ निर्मित हो जाता है। जब आप लगातार सिगरेट का सेवन करते हैं तो आपके अंदर बन जाता है टार, टार नामक एक विशेष पदार्थ आपके अंदर बन जाता है। इस टार में आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी तत्व और यौगिक शामिल होते हैं। यानी आप सिगरेट पी रहे हैं तो एक विशेष पदार्थ टार आपके मुंह में बन गया और उसके लिए उत्तरदायी है ये सब चीजें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब इसमें ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
तो आपका निकोटीन जो नशे की लत का जो आदि बनाता है, यानी जो लत लगाता है, वो है निकोटीन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का इन सब चीजों में कोई काम नहीं है। तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ये एलिमिनेट हो गया, क्या बचा? उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो ये। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ये। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन फिर साइंस से है। कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया से बनाया जाता है। ये रसायन का क्वेश्चन है, अगेन साइंस का, कि कच्चा तेल से हमको प्राप्त करना है गैसोलीन, तो क्या प्रोसेस अपनाएंगे? इसके लिए एक प्रोसेस का नाम है भिन्नात्मक आसवन। भिन्नात्मक आसवन क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले द्रवों को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको फिर से ठंडा करते हैं, तो उन दोनों का जो क्वथनांक में अंतर है, तो जो दो द्रव आपस में मिले हैं वो दो द्रव अलग अलग हो जाएंगे। यानी दो द्रवों को अलग अलग करने की एक विधि है, इस विधि का नाम है भिन्नात्मक आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कच्चे तेल से गैसोलीन बनाने के लिए हम यूज करेंगे भिन्नात्मक आसवन, क्योंकि कच्चे तेल और गैसोलीन का क्वथनांक में अंतर होता है, और अंतर होने के कारण इसको हम अलग करना चाहें, तो अलग करने के लिए कि कच्चा तेल अलग हो जाए और गैसोलीन अलग बन जाए, तो उसके लिए हम भिन्नात्मक आसवन का एक प्रोसेस है, एक विधि है, वो विधि अपनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। तो आप देख पा रहे हैं साइंस से 3-4 क्वेश्चन हो गया। तो आप इसमें देखेंगे कि बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो हवा तो नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, नाभिक भी नहीं है, अब बचा क्या? नाइट्रोजन। तो आप समझना, बिजली बल्ब के अंदर, जो बल्ब है, बल्ब के अंदर हम डालते हैं नाइट्रोजन गैस। ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा है, बल्ब के अंदर हम क्या डालते हैं? नाइट्रोजन गैस। और जो बल्ब है, बल्ब का एक होता है फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट, तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। जो बल्ब का फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन से। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो बोलोगे आप नाइट्रोजन इन ऑप्शन में। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो टंगस्टन से। वैसे हीटर, जो हीटर यूज करते हैं, हीटर के जो कॉइल है उसमें यूज होता है, हीटर के कॉइल में यूज होता है नाइक्रोम। देखो, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहा है। तो हीटर के कॉइल में नाइक्रोम, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन, और बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ये देखिए, गणित का क्वेश्चन आ गया। देखिए, सिलेबस में ऐसा गणित जिक्र नहीं किया है, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं कि एसआई के सिलेबस में गणित सिलेबस में नहीं दिया है अच्छे से मेंशन, लेकिन लास्ट ईयर आया था 2012 में, 2012 के लास्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था एसआई के। तो इस साल भी उम्मीद है मैथ्स आ सकता है, तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन सिंपल है, एकदम सिंपल। जैसे क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा? देखिए, 600 के का मतलब मैथ्स में क्या होता है? गुणा होता है। ये परसेंटेज का टॉपिक है, तो आपको परसेंटेज टॉपिक सब चीज, ये सब चीज डिटेल में सिस्टमेटिक रूप से हमारे ऐप पे उपलब्ध है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आइए या चैट बॉक्स में आइए, तो चैट बॉक्स में सबसे पहला मैसेज मिलेगा एनालाइजर का, उसमें आपको लिंक दिया जाएगा। तो 600 का मतलब गुणा 3/4 भाग का 60%, 60%। तो प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करते हैं, तो बटे लगा के हम करते हैं 100। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया 600 का 3/4 का 60% क्या होगा? तो देखते हैं, काटते हैं, 0 0 0 0। ठीक, अब 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब क्या बचा अपने पास? 6 3 15।
15 छक्के 90, 90 गुणित 3, 9 27, 270 ऑप्शन है क्या? बस। कितना आसान सवाल है। मैथ्स में आप कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हैं तो आपका तुरंत एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 600 का 3/4 भाग का 60% क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर से मैथ्स दिख रहा है आप लोग को, तो मैथ्स से भागना नहीं है, मैथ्स का हमको डट के सामना करना है। तो ये सवाल है, आप सवाल पढ़िए। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे हैं चोर को, यानी चोर पुलिस वाला कहानी है कि चोर भाग रहा है, यानी देखो इसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं अच्छे से कि चोर की गति कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस का देखते हैं, एक अलग से कर देते हैं ताकि आपको दिखे। और पुलिसकर्मी, तो चोर और पुलिस, यानी चोर इतना स्पीड से भाग रहा है और पुलिस इतना स्पीड से भाग रहा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ लेंगे। तो आप सिस्टमेटिक लिख सकते हैं। हमको कॉन्सेप्ट बनाना है कि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के बीच आप यहां पे नोट करेंगे, दोनों के बीच यानी पुलिस की गति कितनी है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की गति कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों के बीच कितने गति का अंतर है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कॉन्सेप्ट से बनेगा कि चोर और पुलिस के बीच में कितने का डिफरेंस है। पुलिस भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों के बीच कितना है 2 घंटे, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या होता है 2 किलोमीटर यानी कि चेंज करूंगा तो 2000 मीटर। देखिए इसको मैं अलग तरीके से लिखा हूं, ये डिफरेंस आया, यानी पुलिस और चोर की गति में क्या डिफरेंस आया 2। अब 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर अर्थात आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में 2 गुणित 1000 अर्थात 2000 मीटर, और 1 घंटा में 60 मिनट। ठीक, तो 2000 मीटर 60 मिनट। तो अपन देखते हैं कि 1 मीटर में कितना टाइम लगाएगा। तो 1 मीटर क्या करेंगे 60/2000। ये बिल्कुल अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 2000 मीटर जाने के लिए 60 मिनट। ये 2000 मीटर कैसा आया, चेंज किए इसको मीटर पर सेकंड में, मीटर पर आवर में, या मीटर पर मिनट में, सॉरी किलोमीटर को मीटर में, आवर को मिनट में। तो 2000 मीटर 60 मिनट में, 1 मीटर 60/2000 में। तो हमको कितना पूछा है 100 मीटर। तो 100 मीटर का कितना होगा इधर 60/2000 गुणित 100। अब काटिए 0 0 0 0 20 दिया 60, ये मिनट वाला है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 मिनट। 3 मिनट। देखिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है। 1 मीटर में इतना, तो 100 मीटर में 100 का गुणा कर देंगे, काटेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 3 मिनट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी देखिए 2012 का भी लेवल 2012 का था ना, ऐसा क्वेश्चन तो आज के टाइम पे भी कई लोग टफ मानते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे दें आज के एग्जाम में, अच्छे लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उस टाइम भी लेवल अच्छा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं तो हमको लग रहा है सरल, लेकिन सरल था नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। अगला सिंपल सवाल है, चलिए रीजनिंग का सवाल है कि अब इसको समझना है, लॉजिक लगाना है कि मच्छर के काटने से हमको होता है मलेरिया। मच्छर के काटने से क्या रोग होता है मलेरिया। कुत्ते के काटने से क्या होता है, फ्लेग तो चूहा वाला है, फैंग वैंग स्टिंग विचिंग आपको पता होना चाहिए रेबिस। तो मच्छर के काटने से मलेरिया, कुत्ते के काटने से रेबिस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का एक नंबर सीरीज दिया है आपको 8 13 20 क्वेश्चन मार्क 40 क्वेश्चन मार्क 53। ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है श्रेणी। अब देखते हैं इसमें अप्रोच कैसा करेंगे हम।
तो 8 और 13 के बीच कितना डिफरेंस है? 5 का। 13 और 20 के बीच 7 का, यानी 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। तो अपन एक अनुमान लगाते हैं, तो 5 के माने 5 ज्यादा है, उससे 7 ज्यादा है, तो अगले से होना चाहिए 9 ज्यादा, अगले से होना चाहिए 11 ज्यादा, अगले से होना चाहिए 13 ज्यादा, यानी जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे। +5 यानी 8 से 13 कितना ज्यादा है? 5। 13 से 20 कितना ज्यादा है? 7। अब 20 से हम जोड़ेंगे 9, तो 20 से 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 29। अभी भी रुको, अभी भी हमारा आंसर नहीं हुआ है। तो 20 में 9 जोड़ेंगे 29 आएगा। अब 29 में जोड़ो 11, 40 आना चाहिए, आ रहा है। 40 में जोड़ो 13, 53 आना चाहिए, 53 आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा 29। करके देखें कि सीरीज वाले क्वेश्चन में हम आपस में देखते हैं कि कितने कितने का डिफरेंस है, कितने कितने का एडिशन हुआ है, कितने कितने का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और कितने कितने का डिवीजन हुआ है। यानी मोटा मोटी हिसाब किताब है कि हर में देखना प्लस करके, माइनस करके, गुणा करके और भाग करके, ये 4 चीज सीरीज में अप्लाई करना है। और कभी कभी स्क्वायर हो जाता है, कभी कभी क्यूब हो जाता है, तो एक बेसिक चीज करेंगे तो आप ऑटोमेटिक एग्जाम में बना लेंगे। क्योंकि हाँ, प्री में मैथ्स की संख्या कम है, लेकिन मेंस में पूरा का पूरा एक पेपर आपका एप्टीट्यूड है, तो आप प्री निकालने से तो ऐसे बनेंगे नहीं, तो आपको चाहिए कंप्लीट तैयारी प्री और मेंस की एक साथ। तो बिल्कुल हमारे पास वो क्षमता है, वो टीम है जो आपको बहुत शानदार तरीके से एसआई की तैयारी घर बैठे कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठो, मोबाइल आपके साथ है, मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हो और डाउट सेशन की व्यवस्था है, आप डाउट हमसे पूछ सकते हो। तो ये सब हम फैसिलिटी आपको देंगे, लेकिन हमारे ऐप पे। ये वीडियो सीरीज यूट्यूब में है क्योंकि हम चाहते हैं कि और ज्यादा लोग हमसे जुड़े। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर मैथ्स का है। चलिए, अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है औसत का। 2 + 4 + 3 5 6 9 7 एवं आ, यानी संख्या दिया है 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 9 + 7 + आ। कितना संख्या है? जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, तो बटे 8 बराबर औसत कितना है? देखो औसत का फार्मूला होता है सिंपल सा, औसत समस्त पदों का योग बटे पदों की संख्या, समस्त पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है समस्त पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पदों का योग है? इतने पदों का योग है। कितने पद हैं? 8। अब देखते हैं, जोड़ते हैं। 4 2 6, 6 3 9। देखो 4 3 7, 7 2 9, 9 9 18। जोड़ना भी होना चाहिए। 18 + 6 24, 24 और 6 30 31, 31 5 36, 31 5 36, 36 + आ बराबर कितने गुणा कर दूं? 6 × 8, तो 36 + आ बराबर 6 8 48, तो आ बराबर 48 - 36, तो आ का मान आएगा 36 10 40 12। ऑप्शन में 12 होना चाहिए, जस 12 है। जोड़ना है, गुणा करना है, बस इतने करना। इतना तो मैथ्स में आना चाहिए। अगर भाई बेसिक है ये 6वीं 7वीं का सवाल है, तो आप मैथ्स के डरिए मत, क्योंकि भाई आपको पढ़ना है। अभी दिसंबर या जनवरी तक टाइम है कि जनवरी तक प्री होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम मिलेगा मेंस के लिए, तो प्री और मेंस की तैयारी आप एक साथ करिए। हो गया। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल दिख रहा है कि इसको ऊपर कर दूं? ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, अगला सवाल फिर से है और अगेन औसत का है। योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है। प्रशिक्षक की आयु क्या है? यानी 10 व्यक्ति हैं, उन एक मिनट थोड़ा सा इधर लिखता हूं, कुछ जगह ज्यादा चाहिए। चलिए, 10 व्यक्ति हैं,
10 व्यक्तियों की औसत आयु कैसी है? 32 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष। तो इनकी कुल आयु कितनी होगी? 10 गुणित 32 यानी 320। यानी 10 व्यक्तियों की आयु, यानी 10 व्यक्तियों की औसत आयु, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है, तो कुल आयु कितनी होगी? तो आप गुणा कर देंगे 10 और 32 को, कितना आ गया? 320। वैसे ही उसके प्रशिक्षक की आयु, यानी पहले 10 लोग थे, अब उसका ट्रेनर आ गया तो हो गया 11। तो 11 लोग के हो जाने से जो 32 था औसत आयु, वो क्या बन जाएगा? 34। तो अब इसकी कुल आयु क्या होगी? तो गुणा करेंगे किसका किसका? 34 इंटू 11, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 33 4 37। तो कुल आयु 374। अब 10 व्यक्तियों की कुल आयु 320, 11 व्यक्तियों की कुल आयु 374। तो आप माइनस करिए, 374 320, 4 में से 0 हो गया 4 और 7 में से 2 गया 5। 54 वर्ष ऑप्शन है क्या? यस। तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32, तो उनकी कुल आयु आपस में गुणा कर देंगे, तो 10 गुणित 32 320, फिर 11 व्यक्तियों की औसत आयु 34, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 11 गुणित 34 374। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ का सवाल है तो टाइम लगेगा ही, है ना। चलिए, किसी अंक का, अब ये सवाल है परसेंटेज का, किसी अंक का 25%, यानी मान लो वो अंक x है, माना वो अंक x है, तो x का 25% 20 है। सवाल समझना, x का 25% 20 है, तो उस अंक का 40% कितना होगा? तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में यहां तक सॉल्व किए, क्वेश्चन को ध्यान समझना, हम यहां तक सॉल्व किए एक लाइन, किसी अंक, माना कि वो अंक x है, तो x का 25%, यानी ऐसा लिख लो कि x का 25% 20 है, x का 25% 20 है। तो देखेंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो x बराबर 1/4, तो 20 गुणित 4, तो x बराबर 20 चौक 80। ये रुको 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 रुको, यहीं पे गलती होगा। देखो ऑप्शन में दिया 80, ऑप्शन में दिया 80, यहां पर ठहर जाना भाई ना, ये हमारा ऑप्शन में है 80। अब यहाँ पे लोग हड़बड़ा के गलती करेंगे, लगा देंगे टिक 80 बन गया, घर आके चेक करेंगे, फिर माथे पिटेंगे, अरे बाप रे सवाल पढ़ा नहीं। और आगे सवाल है कि उस अंक का 40% कितना होगा, यानी वो अंक कितना आया? वो अंक 80 आया, 80 का 40% निकालना है हमको, तो 80 का 40% कैसा होगा? 80 गुणित 40/100, 0 0 0 0, 8 गुणित 4, 8 चौक 32। देखिए कितना घुमाया है, कई लोग यहां तक बनाएंगे और यस जोश भर के साथ घर आ जाएंगे, देखेंगे उनका 1 नंबर, या इसमें तो 3 नंबर था, 3 नंबर खत्म। एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी हड़बड़ी आपको ये क्वेश्चन गलत कर सकती है बनने के बावजूद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो थोड़ा सा इसमें हम बनाते हैं, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम। चलिए अब समझते हैं सवाल को। एक लड़की जो है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, उसका मुंह कैसा है? दक्षिण, यानी लड़की यहाँ पे है, लड़की यहाँ पे है, उसका मुंह ऐसा है, ये देखो, ये मान लो लड़की है। तो डायग्राम से फील करके बनाना है, ये लड़की है, अब बोल रहे हैं कि लड़की दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, वह घड़ी की दिशा में, अब ये है, ठीक है, मान लो लड़की ऐसा खड़ी है दक्षिण की दिशा में, ठीक है, तो घड़ी की दिशा जैसे ये है, देखो, यानी वो लड़की का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है, लड़की का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। अब देखना दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी आप ऐसा मान लो दक्षिण,
तो ये दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। अब बोल रहे हैं कि वह घड़ी की दिशा में, कि वह घड़ी की दिशा में 60%, 60 अंश, तो घड़ी की दिशा यानी इधर आएगा। ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो 60 माने यहां, यानी यहां आ गई, यहां आ गए कितना में, 60 अंश में। यानी ये लड़की दक्षिण में है, घड़ी की दिशा में कितना अंश चलती है, 60 अंश, तो 60 अंश चली, यहां तक आएगी। अब यहां के आने के बाद फिर बोलते हैं कि घड़ी की उल्टी दिशा में 100, तो ये उल्टी दिशा में फिर से यहां से यहां 90 और 10 यहां पे, यहां के आसपास, यानी वो कौन सी दिशा में होगी, दक्षिण पूर्व। बस, यानी दक्षिण में खड़ी है तो घड़ी की दिशा में गई 60 अंश, यहां पे आई। अब बोला घड़ी की उल्टी दिशा में 100, तो यहां से यहां 90 और 10 यहां पे, तो आपको मिलेगा दिशा दक्षिण पूर्व। तो इसका ऑप्शन आएगा दक्षिण पूर्व। तो मैथ्स रीजनिंग में एक बार बनाओ, मामला खत्म। अगला सवाल, पहले 50 नेचुरल नंबर का योग क्या है। अब इसका एक बेसिक सवाल है, समांतर श्रेणी का फार्मूला है, समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग Sn बराबर n/2 a + l, जिसमें n, Sn क्या है, पदों का योगफल, n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद, l क्या है, अंतिम पद। तो प्रथम 50 नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 करते करते 50, ठीक। तो यहां पे आपको वैल्यू पुट करना है, ये आया a का मान, ये आया l का मान, n का मान कितना है 50। अब बस आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो आप, तो क्या होगा n/2 यानी कि 50/2, a का मान 1 और l का मान 50, तो 50/2 गुणित 51, तो 25 गुणित 51 यानी 51 गुणित 25 करो, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 127, 1275, 1275। सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सब मैथ्स रीजनिंग का सवाल है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि मैथ्स रीजनिंग नहीं आ रहा है भाई। चलिए, 2 टेबल एवं 3 कुर्सी का मूल्य 35 रुपए है तथा, अब समझते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, 2 टेबल और 3 चेयर का मूल्य कितना है 3500। ठीक, डायरेक्ट बनाओ सीधा कि टेबल को टी माने, चेयर को सी माने, तो 2 टेबल और 3 चेयर मिला के कितना पड़ रहा है 3500। ये लाइन हो गया क्लियर। अब 3 टेबल और 2 कुर्सी, 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य है 4000 रुपए। तो 2 टेबल 3 कुर्सी का मूल्य 3500 और 3 टेबल 2 कुर्सी का मूल्य 4000। ये आपका समीकरण वाला क्वेश्चन है, तो समीकरण को सॉल्व करने आना चाहिए। आप इसको लगाओ प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो कुछ विधि से बनाओ, आपका ये सवाल बनना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा करेंगे विलोपन विधि, यानी विलोपित करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हमको विलोपित करना है। देखिए ये पूरी की पूरी मैथ्स की क्लास सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाया गया है ऐप पे, तो सिस्टमेटिक पढ़ना है तो आपको ऐप में आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन के पीछे कौन सा समझाऊंगा, तो समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन 1-1 घंटे का है, उतना टाइम नहीं। हमको आइडिया लेना है कि लेवल क्या है, ठीक। तो क्या करूंगा मैं, पहले समीकरण में मान लिया गुणा कर दिया 2 का, और दूसरे समीकरण में गुणा कर दिया मैं 3 का। नहीं, पहले समीकरण में 2 का गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में मैं कर दिया गुणा 3 का, तो क्या हो जाएगा देखते हैं समीकरण। अब क्या बन गया, 2 दूनी 4t, 3 दूनी 6c बराबर 35 दूनी 70, 3 दिया 9t, 3 दूनी 6c, 4 तिया 12। अब समीकरण को घटाएंगे, ये विलोपन विधि है, तो जो प्लस है वो माइनस, प्लस है वो माइनस, प्लस है माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4t में से 9t गया माइनस 5t। अब 7000 में से 12000 गया, आपका बचेगा 5000, तो t माइनस 5000, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5t बराबर 5000, तो t बराबर 5000, t माने टेबल, तो आएगा t का मान 1000। अब देखते क्या पूछा है, एक टेबल का मूल्य,
तो टेबल का मूल्य पूछा है, बस। अब नोट करिए कि विलोपन विधि लगाया हूं मैं। अब ये सब विधि को हम सिस्टमेटिक पढ़ाए हैं, इसके लिए आपको कक्षा 10th का ये टॉपिक है। वर्ग समीकरण में या लीनियर इक्वेशन में ये क्वेश्चन बनेगा, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो आप ये क्वेश्चन नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर ली दो। अब अगला टॉपिक है आपका कार्य समय वाला। 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 18 दिवस में कार्य पूरा करती है, तो 16 मशीन 9 घंटे में कार्य करके कितने दिनों में। लेकिन अभी थोड़ा सा दुगना अपन देखेंगे, सवाल ट्रिकी है, तो इसके लिए ट्रिक लगता है MDH वाला। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, फिर M2 सेकेंड कंडीशन। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है और ये कंडीशन नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पे दोगुना कार्य माने थोड़ा सा मामला अलग है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो D2 बराबर मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, 12 7 18 बटे 16 गुणित 9। अब आपके मन में सवाल आया, सर अचानक से ये कैसे आया, क्या चीज है ये, किसी को तो पता ही नहीं है। तो हाँ, ये सब चीज हम पढ़ाए हैं अपने ऐप पे, एक एक चीज को, लेकिन मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो क्वेश्चन, क्योंकि इसी के आपका कॉन्सेप्ट लंबा चौड़ा है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं बताया ना, एक एक क्वेश्चन को लूंगा तो एक एक घंटे का टॉपिक बन जाएगा, और हर एक टॉपिक हम हमारे ऐप पे शानदार तरीके से उपलब्ध है। अभी बस हम एक अप्रोच देख रहे हैं कि हमको अप्रोच कैसा देखना है और लेवल कैसा था। ये क्वेश्चन उस जमाने में भी अच्छा है, आज भी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, करते हैं सीधा। 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक। और कर सकते हैं 2 दूने 4, 2 नी 18, तो 9 9 कट गया, 7 तिया 21, ये देखो ना 3 7 21 बटे 2। तो D2 का मान आया 21 बटे 2। रुक जाओ सर, 21 बटे 2 ऑप्शन ही में नहीं है, तो कैसे करेंगे। अब सवाल समझना क्या बोल रहा है, कितने दिनों में दुगुना कार्य करेगा। ये तो बस एक दिन का काम निकला कि एक दिन में 21 बटे 2 काम करेगा, तो दुगुना में 2 गुणित 21 बटे 2, तीनों को बोलता 3 गुना, 4 गुना बोलता तो 4 गुना, 2 2 कैंसिल, बचा कितना दिन, 21 दिन। ऑप्शन नंबर 1। हाँ ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। इसको मैं ऊपर करता हूं थोड़ा सा। चार वर्ष पूर्व अ एवं ब के औसत आयु 18 वर्ष थी। चलिए तो एक देखते हैं, आ और एक मिनट ना, थोड़ा सा मेरे को जगह ज्यादा लग सकता है समझाने के लिए। आ और ब, 4 वर्ष पूर्व अ और ब की औसत आयु 18 थी। हाँ ठीक, अ और ब की औसत आयु 18 थी, 18 और ब की औसत आयु। एक मिनट ना, इसको करते हैं। तो इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में एक लास्ट औसत में इस टाइप का अप्रोच था, तो आपको सेम अप्रोच लगाना है। तो इसके लिए मैं बताता हूं कि आ और ब, कुछ मिसिंग है क्या इसमें। 18 वर्ष स की औसत आयु 24 वर्ष की, ठीक। चलिए तो दोनों की औसत आयु दिया है 18, तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा आपका, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, तो इसको चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में ये चीजें होती रहती है। लेकिन फिर से अपन चलते हैं, आ और ब की औसत आयु। तो आ और ब की औसत आयु, तो दोनों की मिला के 18 18 हो गया 36। कम समय में हमको
शानदार तरीके से निकलना है कि दोनों की आ की औसत आयु 18, बी की औसत आयु 18, 18, 18, 36, ये 4 वर्ष पूर्व की है। तो वर्तमान में जैसे मान लो मेरी आयु अभी मान लो 20 वर्ष है, मेरी आयु वर्तमान में कितनी है 20 वर्ष, 4 वर्ष पहले कितनी होगी 16। तो ये कॉन्सेप्ट है कि 4 वर्ष पहले यहाँ पे 4, यहाँ पे इसका 4, इसका 4, 4, 4, 8, दोनों जोड़ दिए कितना आया 44, यानी आ और ब की औसत आयु 36। ये तो 4 वर्ष पूर्व की कंडीशन थी, वर्तमान में ये दोनों मिला के 44 वर्ष। अब इसमें शामिल कर रहा है आ ब और स तीनों को, तो आ प्लस ब प्लस स बटे 3 बराबर 24। तो आ ब स बराबर 24 तिया 72, और आप देखें आ और ब कितना है 44 प्लस स बराबर 72, यानी ये आप लाइन समझिए कि आ ब स की औसत आयु 24 वर्ष। तो समस्त पद का योग बटे समस्त पदों की संख्या बराबर औसत, तो आ ब स बराबर ये हो जाएगा 13 गुणा 24 गुणित 3 72। अब आ और ब का निकाले हैं, कितना निकाले हैं 44, तो 44 प्लस स बराबर 72, तो स बराबर 72 माइनस 44, तो स बराबर क्या आएगा ये आपका 28। ठीक, अब ये आया है स की आयु, ये आया है स की आयु, स की वर्तमान आयु आया है। अब क्या बोल रहा है स की आयु 4 वर्ष बाद, तो 28 4 32, ये हमारा आंसर होगा। क्या हो गया? ठीक है, हाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। और ये सर समझाने के लिए इतना लंबा बता रहे हैं। जब मैथ्स का आप क्लास देखेंगे वीडियो क्लास, तो उसमें हमने कम से कम फॉर्मूला का उपयोग किया है। आपका ये जो क्वेश्चन था जिसको बनाने में इतना समय लगा है, इस क्वेश्चन को मुश्किल से आप 5 सेकंड में बना सकते हैं, मात्र 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। पूरा वीडियो शिद्दत के साथ देखेंगे, कोई भी वीडियो 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। जो भी पेड क्लास ज्वाइन कर रखे होंगे एसआई के लिए उनको पता होगा, और जो लोग भी ज्वाइन करे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और आगे और सर बताएंगे। चलिए, तो बिल्कुल हमारी टीम में बहुत प्रयास किया है कि आपके लिए एक शानदार कोर्स डिजाइन किया जाए। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे प्लस ट्रिक भी तो है, तो दोनों के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। अब देखिए फिर से आ गया जीएस को क्वेश्चन। तो मैथ्स के क्वेश्चन की झांकी मिली थी, तो आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चन। आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चन, क्योंकि लंबा 2 घंटे का वीडियो करने का मतलब नहीं है, इसी को हम पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे। और अगला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको लगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अगला पार्ट हम डाल देंगे ऐप पे। तो अगला पार्ट देखने के लिए आइए ऐप पे आएंगे, तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें और आपके काम की चीजें दिखेंगी। तो अगला क्वेश्चन ये है, चलिए, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन करता है? संघीय क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित, देखो राज्य में होता है राज्यपाल, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों या यूनियन टेरिटरी में उनको संभालने का जिम्मा होता है उपराज्यपाल का, गृह मंत्री का नहीं, राष्ट्रपति का नहीं, इनका नहीं। आप ऑप्शन एलिमिनेट करो भाई, गृह मंत्री का राज्य संभालने में कोई योगदान नहीं है, ना कि केंद्रीय गृह मंत्री का, ना कि राज्य गृह मंत्री का, और राष्ट्रपति तो ये सब केस में आता नहीं है। वो आपातकाल राज्य में लगेगा तब उस केस में वो हैंडल करेगा सिचुएशन, वो भी आपातकाल का। फिर 352, 356, 360 उसकी कहानी अलग है। बस आप समझिए यूनियन टेरिटरी में प्रशासन का जिम्मा होता है उपराज्यपाल के हाथों। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन चलता है। अब ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का, उस जमाने का ये है करंट अफेयर। आज ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे 2012 में, तो उन्होंने अपना 100वां शतक लगाया था। तो खैर मैं आंसर बताता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अब करंट अफेयर में क्या पूछ सकता है? ओलंपिक हुआ है, पैरा ओलंपिक हुआ है, तो इन सब टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। हम हर चीजों को, करंट अफेयर को भी अच्छे से कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से कवर कराए हैं। तो इसका आंसर होगा 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक मीरपुर ढाका, ये पड़ता है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का स्टेडियम है ढाका में, मीरपुर स्टेडियम नाम है। तो उस मीरपुर स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी ने
अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। अगला, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी के जन्म स्थल बचपन से पढ़ते आए हैं, पोरबंदर, गुजरात। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं खपा सकते हैं, गांधी जी के बारे में पूरी कहानी है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, उनके पिताजी ये थे, उनकी माताजी ये थी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ हुई, पूरा एक शानदार कहानी है महात्मा गांधी जी के बारे में। लेकिन पूछा है जन्म स्थान, फिर गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी के साउथ अफ्रीका में किए गए आंदोलन, फिर गांधी जी के भारत में चलाए गए आंदोलन में बहुत एक बड़ा पोर्शन है महात्मा गांधी जी के बारे में। उनसे पूछा एक छोटा टॉपिक, उनके जन्म स्थान पोरबंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए फिर से इतिहास, फैक्चुअल चीजें। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश को कब दी गई थी? 8 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और बहुत शानदार तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत की गई। और अगले दिन 9 अगस्त को जितने बड़े बड़े नेता थे सबको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करा दिया या नजरबंद करा दिया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा है सन, तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और सब नेता गिरफ्तार हो गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने भूमिगत आंदोलन चलाया है, भूमिगत रेडियो चलाया है। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन हम एक फैक्ट को और आसपास क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हम वो देख रहे हैं। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं BHU। BHU की स्थापना किसने की? तो आपके मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को श्रेय जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का। अब इंडिया विंस फ्रीडम, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक विविध का है, जिसमें विविध में पढ़े हैं सभी हस्तियों के प्रमुख पुस्तकों के बारे में। महात्मा गांधी की क्या पुस्तकें थी फेमस, मौलाना आजाद, नेहरू जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। अब उनमें से एक प्रमुख पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इसके रचयिता हैं मौलाना आजाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसे आप संबोधित करते हैं। तो आपको महात्मा गांधी की संपूर्ण पुस्तकें पढ़नी है, यानी जितने कम से कम 20 लोगों के पुस्तकों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसका हम एक अलग से विविध करके वीडियो बनाए हैं। उस विविध वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएंगी। अब चलते 2 क्वेश्चन बचा है, इसके बाद अगला पार्ट में ऐप पे करेंगे ताकि ऐप पे लोग आएं और जो इंटरेस्टेड लोग हैं, क्योंकि यहां पे सभी देखेंगे, जिनको वाकई में करना है वो बिल्कुल आएंगे 25 के बाद अगला सीरीज में ऐप में। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? ये क्वेश्चन पूछ दिया है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। तो इसका जवाब आएगा भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चलता है 31 मार्च तक। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये भारत का वित्तीय वर्ष है। लेकिन आरबीआई का हिसाब किताब अलग है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई से। 2 अलग क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, एंड कब होता है, और आपका आरबीआई का शुरू होता है 1 जुलाई को। अब अगला सवाल है 1 किलोबाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? अब ये आ गया आपका क्वेश्चन कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। तो मैं चाहता हूं आप लोगों को कुछ होमवर्क देना। तो ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पता चले कि भाई कौन पढ़ रहा है। और इसका आंसर मैं आने वाले वीडियोस में दूंगा ही। और इसका पूरा एक सीरीज है कि 1 बीट में कितने, माने 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं और कितना एमबी से कितना केबी से कितना एमबी बनता है, वो सब देखेंगे। तो आप ये होमवर्क नोट करिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो लंबा है और कम्प्लीटली लगभग 1 घंटे का वीडियो है। बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो को शॉर्ट्स में पढ़ाए हैं, 15 मिनट 20 मिनट में पढ़ाए हैं सारी चीज़ों को, 100 के 100 क्वेश्चन। लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ाएं। दूसरी बात कि ये 25 क्वेश्चन के बाद जो 25 क्वेश्चन बनेंगे, 4 पार्ट में पूरा पेपर बनेगा।
तो जो 25 क्वेश्चन का सीरीज जो अगला वीडियो होगा वो आपको ऐप में मिलेगा। यूट्यूब में आपको इसका तीसरा पार्ट मिलेगा सीधे। तो आप एनालाइज़र ऐप को डाउनलोड करेंगे, नीचे लिंक दिया है उससे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई समस्या हो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको एसआई के लिए कोई हेल्प चाहिए, टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लास, तो ऐप में उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए तो भी आप व्हाट्सअप में हमको मैसेज करेंगे। चलिए, आखिरी तक इतना पेशेंस के साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हम यूट्यूब में आते रहेंगे और हम एक सीरीज चलाने वाले हैं साइंस का, क्योंकि साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार मतलब तोड़ देना है, निकालना है एकदम फाइनल। तो जो लोग भी देख रहे होंगे पूरे जोश और उमंग के साथ देखेंगे और एक थोड़ा पेशेंस रख के, भरोसा रख के देखेंगे, क्योंकि आपका भरोसा काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वही एक शायरी की, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो अपना लक्ष्य पर नज़र बनाए रखें।